हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपने चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइज़, हम लोग जो है चैप्टर नंबर 6 का जो है 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग इसका पार्ट नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 आज हम लोग देखेंगे। तो आप लोग रेडी हैं? तो गाइज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमेशा वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। आप लोग लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और सपोर्ट होगा आप लोगों का। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो इससे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का नाम जो है टेक्निकल आईटीआई है। ठीक है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो जैसे कि वीडियो का जो भी पीडीएफ होता है, जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों को कराते हैं, उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से ही प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर रेडी हैं आप लोग, स्टार्ट किया जाए? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग केबल्स के बारे में बेसिक्स पढ़ चुके थे। हम लोग जो है मेनली अर्थिंग के बारे में पढ़ना था। ठीक है, हम लोग ये केबल के बारे में ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके थे। हम लोग आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम लोगों का टॉपिक रहेगा भूमिगत केबल बिछाना। ठीक है, हम लोगों का जो टॉपिक यहाँ से आज स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? तो चलिए पॉइंट डाल लीजिए, भूमिगत केबल बिछाना। ठीक है, देखिए, विद्युत शक्ति संचरण एवं वितरण भूमिगत केबल्स के मध्यम से करने पर उन्हें बिछाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उचित तरीके से केबल को भूमि में बिछाने के निम्न 3 विधियां हैं। ठीक है, जो हम लोग ज़मीन के अंडरग्राउंड जो केबल हम लोग सेट करते हैं, ठीक है, तो उसके जो है 3 टाइप से हम लोग बिछा सकते हैं। ठीक है, पहला टाइप आपका क्या है? सीधा बिछाना। दूसरा आपका पाइप में बिछाना। और तीसरा हम लोग ठोस विधि। ठीक है, तो चलिए तीनों विधि को जो है हम लोग अलग अलग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट डाल लीजिए, क्या है? सीधे बिछाना। ठीक है, जो केबल्स को सीधा हम लोग डायरेक्ट केबल को रख देते हैं, बिछा देते हैं। देखिए उसके बारे में देखते हैं। इस विधि में सड़क के किनारे अथवा अन्य उपयुक्त भूमि में 1 मीटर गहरी तथा 1/2 मीटर चौड़ी गहराई खोदी जाती है। खाई में 5 सेंटीमीटर मोटी एक रेत की परत जो है बिछाकर उस पर केबल बिछा दिया जाता है। क्या होता है कि हम लोग 5 सेंटीमीटर जो है रेत का एक परत बनाते हैं। उससे क्या होता है कि जो आपके जो केबल के ऊपर अगर कोई भारी वजन डाला जाए, जैसे कि आपके ऊपर से, उसके ऊपर से जो है ट्रक चला जाए, कोई गाड़ी चली जाए, तो क्या हो, जो आपका बालू जो है उसका जो प्रेशर झेल ले। ठीक है, और आपका केबल जो है वो जो है खराब ना हो। ठीक है, केबल को सेफ्टी के लिए बालू बिछाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। केबल के ऊपर 15 सेंटीमीटर मोटी एक रेत की परत जो है बिछाई जाती है। ठीक है, उसके ऊपर भी हम लोग रेत बिछाते हैं। ठीक है, देखिए, रेत की परत के ऊपर ईंट का एक परत बिछाकर शेष खाई को जो है मिट्टी से भर दिया जाता है। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र में देखिए क्या होता है। जो सबसे पहले देखिए, इस तरीके से नीचे जो है रेत बिछा देते हैं। ठीक है, पहले 5 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पर दिखाया गया 5 सेंटीमीटर हम लोग पहले रेत बिछा देते हैं, इतना तक। उसके ऊपर से हम लोग केबल डाल देते हैं। और फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है 1 मीटर, मतलब 1 मीटर जो पूरा गहराई खोला गया है, तो उसके ऊपर फिर 15 सेंटीमीटर हम लोग क्या करते हैं, फिर से रेत डाल देते हैं। ठीक है, टोटली 20 सेंटीमीटर हम लोग इस तरीके से रेत से जो है केबल को जो है ढक देते हैं। ढकने के बाद उसके ऊपर जो है हम लोग ईंट डाल देते हैं। ठीक है, ईंट बिछा देते हैं और उसके ऊपर जो बाकी जगह बच गया उसके जो है हम लोग मिट्टी से ढक देते हैं। ठीक है, इस तरीके से अंदर जो है सीधा केबल डालते हैं केबल विधि में। ठीक है, देखिए क्या है, केबल को सीधे रूप में बिछाना। ठीक है, इस विधि में इस तरीके से हम लोग बिछाते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखिए। यदि एक से अधिक केबल को भूमिगत करना हो तो केबलों के मध्य परस्पर 30 सेंटीमीटर की दूरी रखनी आवश्यक है। जो होता क्या है कि एक केबल मान लीजिए आप यहाँ डालना, तो उसके और दूसरे केबल के बीच में जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, कोई शॉर्ट सर्किट या फिर अर्थिंग जो होता है वो सब चीज़ों से जो है सेफ रहती है। ठीक है, जिससे उनके मध्य पारस्परिक तापमान को रोका जा सके। क्या होता है, हीटिंग को भी जो है कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, उसके बाद देखिए, केबल को जंग संरक्षण आदि से जो है सुरक्षित रखने के लिए केबल्स पर बिटवीन
कागज़ या जूट की परत बिछा दी जाती है। यह केबल बिछाने का एक सस्ता एवं सुलभ तरीका है। जो सबसे सस्ता जो तरीका होता है यही तरीका होता है, ठीक है। और जो है केबल पे जो है जंग ना लगे उसके लिए हम लोग बिटवीन कागज़ या जूट का परत जो है उस पर जो है बिछा देते हैं, जिससे कि केबल भी है जो केबल का लाइफ जो है बढ़ जाए, ठीक है। उसका लाभ देख लीजिए, जब हम लोग भूमिगत केबल बिछाते हैं उसका लाभ क्या है, तो देखिए पहला पॉइंट में देख लीजिए क्या है। इस विधि में केबल अदृश्य तथा बाहरी प्रभावों से मुक्त होने के कारण साफ तथा सुरक्षित होता है, ठीक है, जो है सुरक्षित रहता है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है। इस विधि से केबल में उत्पन्न ताप को सही तरीके से निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। इस विधि में जो है केबल को सही तरीके से निष्कासित कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या है। तीसरा नंबर पॉइंट है, यह विधि सरल तथा सस्ती होती है, ठीक है। आप लोग यहाँ तक क्लियर है। यह जो विधि होती है यह बहुत सबसे सरल होती है, सबसे आसान होती है और सस्ती भी होती है, ठीक है। ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है, ठीक है। आपको आसानी से मिल जाएगी, आसानी से इसका जो है उपयोग कर पाएंगे। देखिए इसका लाभ है, तो किसी भी चीज़ की लाभ अगर होती है तो हानि भी होनी ही है। तो चलिए हानि के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए हानि क्या है। पहला पॉइंट देखिए, इनमें फॉल्ट का पता लगाना मुश्किल होता है। क्या होता है कि ज़मीन के नीचे रहता है, अंडरग्राउंड रहता है, तो उसमें फॉल्ट का जो है पता लगाना बहुत कठिन होता है, ठीक है। जल्दी पता नहीं चलता है कि क्या फॉल्ट है, कहाँ से फॉल्ट हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए दूसरा पॉइंट क्या है इसका। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें मिट्टी से रासायनिक क्रिया करके केबल खराब हो जाती है। क्या होता है, केबल जो है मिट्टी से रासायनिक क्रिया करके जो है खराब हो जाता है, ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट देख लीजिए क्या है। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में यह तरीका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। जो भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है वहाँ पे जो हम लोग अंडरग्राउंड केबल का जो है प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या है, पाइप अर्थिंग, ठीक है। तो पाइप अर्थिंग के बारे में सॉरी पाइप में केबल बिछाना, ठीक है। सॉरी पाइप अर्थिंग नहीं है, पाइप में बिछाना केबल को बिछाने के बारे में दूसरा विधि जो है उसके बारे में देखिए। इस विधि में 1 मीटर गहराई और हाफ मीटर चौड़ाई खाई में लोहे तथा सीमेंट के पाइप जो है बिछाए जाते हैं और केबल को एक सिरे से पाइप में डालकर खींचा जाता है। इसी प्रकार एक पाइप से में से केबल को गुजारते जाते हैं। खाई को मिट्टी से भरने से पूर्व पाइप में जो है टुकड़ों को आपस में जो है जोड़ दिया जाता है। पाइप का जो टुकड़ा होता है उसे आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। इस विधि में केबल बिटवीन कंपाउंड पूर्णतः सुरक्षित रहता है। इस विधि को जो है अनुकर्षण प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक है। यह विधि सामान्यतः कम दूरी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह विधि जो है हम लोग कम दूरी के लिए उपयोग करते हैं। देखिए इस सिंबल में दिखाया गया आपको, ठीक है। तो इसमें देखिए इसकी जो गहराई होती है ये होती है कितनी, 1 मीटर होती है। जो इसकी चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 0.5 मीटर होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आप लोग। देखिए होता क्या है कि इसमें जो कंक्रीट से बनाया जाता है उसमें पाइप डाल दी जाती है, ठीक है। और जैसे इस तरीके से पाइप हम लोग अलग अलग पाइप पैकेट डाल देते हैं और इस पाइप में से वायर को हम लोग एक केबल को जो हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसका लाभ भी देख लीजिए, इसका लाभ हानि भी देखना जरूरी है। तो देख लीजिए इसका लाभ क्या है। देखिए पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, 1 नंबर पॉइंट में क्या दे रहा है। इस प्रणाली में उपयोग में ली गई केबल का जीवन काल अधिक होता है, ठीक है। इस जो है केबल में जो है जीवन काल जो है बहुत अधिक होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में देखिए, इसमें मजबूत यांत्रिक सुरक्षा होने के कारण फॉल्ट का संभावना कम होता है। इसमें जो है इसका जो है दबाव नहीं होता है इसमें केबल के ऊपर, तो इसके जो है फॉल्ट कम होने की संभावना होती है, फॉल्ट बहुत कम होता है, ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट में देखिए, इसमें केबल आर्मरिंग की आवश्यकता नहीं होती है। केबल के ऊपर जो आर्मरिंग किया जाता है उसकी आवश्यकता नहीं होती है खास करके, ठीक है। चलिए चौथा नंबर पॉइंट में आप देखिएगा, लास्ट पॉइंट है आपका क्या है। इस विधि में केबल की मरम्मत, परिवर्तन तथा अतिरिक्त केबल जोड़ने हेतु जो है भूमि को खोदने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि इसमें पाइप डाला होता है। पाइप से निकाल करके केबल को उसको सही करके और फिर से हम लोग पाइप में डाल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें भूमि को जो है
खोदकार करने की जो है खोदने की जो है आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हम लोग। चलिए इसका नुकसान भी देख लीजिए, नुकसान क्या है यहाँ पे। तो देखिए 1 नंबर पॉइंट में देख लीजिए क्या है। इस विधि के प्रयोग से केबिल की धारा वहन क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इस विधि में केबिल पास पास स्थित होते हैं। ठीक है, इस विधि के प्रयोग से केबिल की धारा वहन क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि इस विधि में केबिल पास पास स्थित होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए। इस विधि में इस विधि की प्रारंभिक लागत बहुत अधिक होती है। ठीक है, इस विधि की जो है प्रारंभिक लागत जो होती है बहुत अधिक होती है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। 3 नंबर पॉइंट देखिए क्या है आपका। ये है आपका ठोस विधि। ठोस विधि के बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए इस विधि में खाई में चीनी मिट्टी या सीमेंट कंक्रीट या फाइबर से बने ट्रफ रखे जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है फाइबर से बना ट्रफ रखा जाता है। ठीक है, अब ट्रफ में केबल बिछाकर केबल और ट्रफ के बीच रिक्त स्थान को बिटवीन काउंटर से भरते हुए दूसरे ट्रफ केबल के ऊपर रखते जाते हैं। इस प्रकार केबल तथा ट्रफ मिलकर एक ठोस आकार ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, शेष खाई को मिट्टी से भर दिया जाता है। इस विधि में प्रयोग की जाने वाली केबल का आवरण शीशे से निर्मित होती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है आप लोग। इसका भी लाभ देख लीजिए, इसका एडवांटेज क्या है उसको देख लीजिए। पहला पॉइंट में देखिएगा, पहला पॉइंट में क्या है, इस विधि में रख रखाव की आवश्यकता न्यूनतम होती है। ठीक है, इस विधि में जो है रख रखाव की आवश्यकता बहुत कम होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, इस विधि में केबल की यांत्रिक सामर्थ्य अत्यधिक होती है, अधिकतम होती है। ठीक है, इसमें जो है केबल की जो सामर्थ्य होती है, यांत्रिक सामर्थ्य जो होती है बहुत अधिक हो जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, इस विधि में केबल की शक्ति क्षय न्यूनतम होती है। इस विधि में जो है केबल में जो है शक्ति का जो क्षय जो होता है, मतलब खराबी जो होता है बहुत कम होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए अब इसका लाभ है तो हानि भी होगी ही। तो चलिए इसकी हानि को देख लेते हैं। तो सॉरी, इसमें 2 पॉइंट और है, उसको भी देख लीजिए। देखिए यह प्रणाली वातावरणीय परिवर्तन से कम प्रभावित होती है। ठीक है, और इसमें केबलों का प्रभावी जीवन काल अधिकतम होता है। जो केबल का जो है जीवन काल जो है अधिकतम हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। इसकी हानि देख लीजिए। अगला पॉइंट है आपका डिसएडवांटेज देख लीजिए क्या है। पहला पॉइंट में देखिएगा क्या है, तापमान विसरण निष्कासन कम होने के कारण इस विधि में केबल की वाहक क्षमता भी कम हो जाती है। ठीक है, इसमें जो है धारा वाहन क्षमता भी घट जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए क्या है। दूसरा पॉइंट में इस विधि में अधिक लागत लगती है। ठीक है, इस विधि में जो है अधिक लागत लगती है। तीसरा पॉइंट है, इस विधि में होने वाले दोषों को दूर करने में समय भी अधिक लगता है। ठीक है, इस विधि में जो है दोष को जो है इसमें जो उत्पन्न जो फॉल्ट होता है उसको दूर करने में जो है समय अधिक लगता है। ठीक है, बस यही नुकसान है इसका। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या है, भूमिगत केबलों में दोष एवं उनके परीक्षण। ठीक है, यहाँ पे देखिए भूमिगत केबल में फॉल्ट होंगे, उनका परीक्षण हम लोग कैसे करेंगे, चेक की जानकारी कैसे करेंगे कि कहाँ फॉल्ट है। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। देखिए क्या है पॉइंट, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, ओवरहेड लाइन के दोष तो लाइन के निरीक्षण से ही पता चल जाते हैं। ठीक है, परंतु भूमिगत लाइन में लाइन के दोष एवं दोष स्थल को खोजना कठिन कार्य है। भूमिगत लाइन में निम्न 3 प्रकार के दोष पैदा हो सकते हैं। भूमिगत लाइन में जो है 3 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं हम लोग। पहला है यहाँ पे जो है सर्किट दोष। क्या होता है ओपन सर्किट फॉल्ट, क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए यह भूमिगत केबल का एक या अधिक तार किसी दुर्घटनावश जैसे अधिक दाब तनाव अथवा तीव्रता मोड़ के कारण जो है कट जाए, या फिर अधिक तापमान के कारण केबल चालक का जोड़ खुल जाए, तो यह ओपन सर्किट दोष कहलाता है। ठीक है, ओपन सर्किट दोष कहलाता है। दुर्घटना स्थल की खोज लाइन निरीक्षण से ही किया जाता है और कटे हुए केबल तार को जोड़कर पुनः बिटुमिन कंपाउंड से सील कर दिया जाता है। ठीक है, सीलिंग के लिए वाइटिंग बॉक्स का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वाइडिंग बॉक्स का भी जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, दूसरा नंबर पॉइंट क्या है,
शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, यानी ये शॉर्ट सर्किट दोष क्या होता है। ऊपर तो हम लोग ओपन सर्किट देख लिए, शॉर्ट सर्किट के बारे में देखिए क्या होता है। यदि ओवरलोडिंग अथवा अन्य किसी कारण से केबल की दो कोर आपस में स्पर्श करने लगे तो यह शॉर्ट सर्किट दोष कहलाता है। इस दोष के कारण केबलों में धारा का मान बढ़ जाने से वे गर्म होकर जलकर नष्ट हो जाती है। इस दोष की खोज के लिए सर्वप्रथम लाइन के दोनों सिरों के संयोजन खोल दिए जाते हैं। अब मल्टीमीटर को ओम परास में रखकर क्रमशः प्रत्येक दो तारों में विक्षेप देखा जाता है। दोषी तारों के लिए मल्टीमीटर विक्षेप दर्शाएगा, अन्य के लिए नहीं। ठीक है, जो मल्टीमीटर होता है आपका जो विक्षेप दर्शाएगा किसके लिए, दोष तारों के लिए। ठीक है, अन्य के लिए नहीं दिखाएगा। ठीक है, दोष तारों का पता चल जाने के बाद पोस्ट ऑफिस बॉक्स अथवा इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर से तारों का प्रतिरोध मापकर संभावित दोष स्थल का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, और अनुमानित स्थल पर खुदाई करके केबल के दोष को दूर किया जाता है। ठीक है, अंदाज़ा से हम लोग अनुमान लगाते हैं उसके प्रतिरोध से, और वहाँ पर खुदाई करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं, सही करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। तीसरा नंबर पॉइंट आपका क्या है। तीसरा नंबर पॉइंट है आपका अर्थ दोष। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट आपका है अर्थ दोष। ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और अर्थ फॉल्ट। ठीक है, अर्थ फॉल्ट के बारे में देख लेते हैं। यदि इंसुलेशन टूट जाने अथवा जल जाने के कारण केबल की कोई कोर उसके धात्विक आर्मर को स्पर्श करने लगे तो यह दोष अर्थ दोष कहलाता है। इस दोष की खोज के लिए भी सबसे पहले लाइन के दोनों सिरों के संयोजन खोल दिए जाते हैं। अगर अब मल्टीमीटर और ओम रेंज में रखकर मल्टीमीटर को ओम के रेंज में रखकर एक लीड को आर्मर तथा एक लीड का आर्मर से जोड़ दिया जाता है और दूसरे लीड को क्रमशः प्रत्येक तारों से जोड़ा जाता है। जिस कोर के साथ मल्टीमीटर विक्षेप दर्शाता है वही कोर दोष युक्त होता है। मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है कि जो आर्मर होता है, आर्मर और RYB कोड जो होता है, उसमें आप जो मल्टीमीटर को आप लोग कंटिन्यूटी पर सेट करके और एक एक कोर को चेक करोगे, जिस कोड से जो आर्मर को जो फॉल्ट होगा शॉर्ट सर्किट अर्थ हो जाएगा, उसमें आपका जो रेजिस्टेंस दिखाने लगेगा। ठीक है, एक नंबर शो करने लगेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर आप लोग। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या, परीक्षण प्रक्रिया के बारे में देखते हैं क्या है। टेस्टिंग प्रोसीड्यूर के बारे में देखते हैं। टेस्टिंग प्रोसीड्यूर क्या है उसके बारे में देखिए दोष युक्त तार का पता चल जाने के बाद या तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स अथवा इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर से तार व आर्मर के बीच का प्रतिरोध मापकर संभावित दोष स्थल का अनुमान लगाया जाता है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स के द्वारा दोष स्थल के खोज के लिए किया गया परीक्षण मुड़े लूप परीक्षण कहलाता है। ठीक है, ये मुड़े लूप परीक्षण कहलाता है। मुड़े लूप परीक्षण के बारे में देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, मुड़े लूप परीक्षण। माना कि केबल में क्रमशः L1 एवं L2 कोर हैं और इनमें से कोर L2 दोष युक्त हैं। अतः पोस्ट ऑफिस बॉक्स को निम्न चित्र के भांति संयोजित कर और दोष युक्त कोर को एक निम्न प्रतिरोध तार से जो कोर शॉर्ट सर्किट कर दें। ठीक है, देखिए पॉइंट देखिए, यहाँ पे देखिए सिंबल में आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, देख लीजिए क्या होता है। ये जो आपका L1 है, दूसरा L2 है। ठीक है, इसको हम लोग ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे ग्राउंड हो गया, और ये क्या है, निम्न प्रतिरोध तार है। ठीक है, और मतलब कम प्रतिरोध वाला वायर है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। और देखिए क्या है, ये जो यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और नीचे K1 करके स्विच है। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग एक और अर्थिंग लगा करके K2 स्विच दे दिया और एक बैटरी की सहायता से, एक रेजिस्टेंस की हेल्प से यहाँ पे हम लोग लाइन दे दिए। ठीक है, और जैसे ही हम लोग इस स्विच को ऑन करेंगे जो हमारा गैल्वेनोमीटर काम करेगा और दिखाएगा। अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर जो है आपका उठेगा। ठीक है, इस स्विच को जो हम लोग ऑफ कर देंगे तो गैल्वेनोमीटर उठ जाएगा। ठीक है, जिससे हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हम लोग। चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए ये हम लोग कैसे कहते हैं मुड़े लूप परीक्षण। ठीक है, आगे देखिए
अगला पॉइंट देखिए, यहाँ से इसका जो कैलकुलेशन दिया गया है, कैलकुलेशन को देखिए। माना कि केबल की कुल लंबाई 2 मीटर, दो 2 मीटर जो है और अर्थ स्थल पोस्ट ऑफिस बॉक्स वाले सिरे से 100 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज सूत्र जो है P/Q =R/S से हम लोग इस तरीके से उसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और कैलकुलेशन करने के बाद जो लास्ट इसका कैलकुलेशन आएगा ये आएगा। इससे हम लोग इस फॉर्मूले पे जो हम लोग एक्स का जो मान है यानी कि फॉल्ट जहाँ पे है, फॉल्ट स्थल जो है हम लोग जो है बता सकते हैं, ठीक है, ये वाले फार्मूले से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? तो चलिए फिर देखते हैं आगे से, टॉपिक देखते हैं। इस प्रकार केबल के दो स्थल की दूरी एक्स गणना द्वारा प्राप्त की जाती है, ठीक है। आजकल पोस्ट ऑफिस बॉक्स के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मल्टीमीटर से सीधे ही एक्स का प्रतिरोध मापा जा सकता है। इसके लिए डिजिटल मल्टीमीटर की एक प्रोब कोड L2 से और दूसरी अर्थ से जोड़ दी जाती है। नापे गए प्रतिरोध मान के अनुसार प्रति मीटर प्रतिरोध के द्वारा दो स्थल की दूरी की गणना की जा सकती है, ठीक है। मल्टीमीटर से भी हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट हम लोगों का भूमिगत केबल के लाभ, ठीक है। देखिए यहाँ से भूमिगत केबल के लाभ क्या है उसके बारे में देखिए। पहला पॉइंट है हम लोगों का यहाँ पे भूमिगत होने के कारण भूमिगत होने के कारण यह केवल सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। भूमिगत में जो है होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, इस केबल का जीवन काल अधिक होता है। जो भूमि में जो केबल होती है उसकी जो जीवन काल बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, इनमें परिपथ के कारण हस्तक्षेप कम होता है। इसमें जो है परिपथ के कारण जो है हस्तक्षेप कम होता है, ठीक है। 4 नंबर पॉइंट में इन केबलों में दोष की संभावना न्यूनतम होती है, ठीक है। इन केबलों में क्या होता है, प्रॉब्लम की जो है फॉल्ट की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। अगले 5 नंबर पॉइंट में देखिए, इन केबलों के इन केबलों के जो है रख रखाव की लागत कम होती है, ठीक है। 5 नंबर में है इन केबलों की रख रखाव जो होती है बहुत घट जाती है, ठीक है। अगला 6 नंबर पॉइंट क्या है, इन केबलों पर वातावरणीय परिवर्तन का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इन केबलों पर जो वातावरण का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है, भूमिगत केबल की हानियाँ। भूमिगत केबल की हानि क्या है उसके बारे में देखिए। इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या आपका, इन केबलों की धारावाहन क्षमता न्यून होती है, ठीक है। इन केबलों की जो है धारावाहन क्षमता कितनी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। दूसरा में देखिए, इन केबलों में जोड़ लगाना अत्यधिक कठिन कार्य है, ठीक है। इन केबलों में ज्वाइंट करने का काम जो है बहुत कठिन होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट में क्या देख लीजिए, इन केबलों की कीमत ज़्यादा होती है, ठीक है, परंतु ये कम लचीले होते हैं, ठीक है। इसके जो है कीमत बहुत महंगा होता है, ठीक है, बहुत कॉस्टली होती है और ये जो है बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर, ठीक है। अगले 4 नंबर पॉइंट में देख लीजिए क्या है, भूमिगत होने के कारण इसमें दोषों का पता लगाना एवं उनकी मरम्मत करना भी कठिन होता है, ठीक है। इसमें जो है पता ही नहीं चलता कि फॉल्ट कहाँ है और पता चलने के बाद भी उसे मरम्मत करना, उसे सॉल्व करना बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर आप लोगों का अगला पॉइंट जो है क्या है, विविध प्रकार के केबलों को प्रयोग करने में सावधानी है। अलग अलग प्रकार के जो हम केबल प्रयोग करते हैं उसकी सावधानी क्या है सब उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, विविध प्रकार के केबल्स को प्रयोग करने में अपनाई जाने वाली सावधानियाँ निम्न प्रकार है, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट आपको देख लीजिए क्या है, इंसुलेशन उतारना, ठीक है। इसके बारे में देखिए, इंसुलेशन हम लोग कैसे उतारना चाहिए उसके बारे में देखिए। केबल्स का इंसुलेशन उतारने के लिए ना ही उस पर चाकू से कट लगाना चाहिए और ना ही साइड कटिंग प्लायर अथवा इलेक्ट्रीशियन प्लायर का प्रयोग करना चाहिए। आपूर्ति इस कार्य के लिए इलेक्ट्रीशियन चाकू अथवा वायर स्ट्रिपर का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जो है वायर स्ट्रिपर का जो है प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। केबल क्या है, केबल का इंसुलेशन उतारने के लिए इंसुलेशन चाकू की सहायता से उसे पेंसिल की भांति छीलना चाहिए, ठीक है। पेंसिल के आकार में उसे छीलना चाहिए ताकि वो उस पर कोई जो है स्क्रैच ना हो पाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है,
दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, केबल को जो है कनेक्टर का में फंसाना, ठीक है, केबल को जो है कनेक्टर में फंसाना, ये पॉइंट है। तो देखिए क्या है, केबल के चालक भाग को कनेक्टर में फंसाने के लिए चपटे सीढ़े वाले पेंच प्रयोग करने चाहिए और सभी तार ऐंठे हुए रूप में जो है कनेक्टर के छिद्र में डालने चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आप लोग। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या है, कंडक्ट का चयन। कंडक्ट का चयन कैसे करिएगा उसके बारे में देखिए। दीवारों छतों के अंदर स्थापित की जाने वाली वैद्युतिक वायरिंग में प्रयोग की जाने वाले कंडक्ट पाइप का व्यास पर्याप्त होना चाहिए, जिससे कि केबल्स उनमें सरलता से स्थापित किए जा सके, ठीक है। केबल जो है आसानी से स्थापित किए जा सके, ठीक है। कंडक्ट पाइप के सिरे नुकीले नहीं होनी चाहिए। कंडक्ट पाइप जो है उसका सिरा जो है नुकीला नहीं होना चाहिए, ठीक है, अन्यथा केबल का इंसुलेशन छिल सकता है, ठीक है। अगर नुकीला होगा कंडक्ट पाइप का जो सिरा है तो उससे क्या होगा, केबल जो है छिल सकता है, जिससे फॉल्ट हो सकता है, केबल फॉल्टी केबल हो सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है देखिए, केबल को मोड़ना है तो बहुत सावधानी से देखिए क्या है, केबल्स में जो है विशेषकर एल्युमिनियम केबल्स में तीव्र मोड़ नहीं देना चाहिए, ठीक है। उसमें बहुत कम मोड़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसको जो है मोड़ना नहीं चाहिए, एकदम से यू नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। एल्युमिनियम केबल्स पर सीमित खिंचाव बल नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। एल्युमिनियम केबल पे जो बहुत ज़्यादा खिंचाव बल भी नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा उसका चालक तार टूट सकता है, ठीक है, उसका जो है तार भी टूट सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, ग्रीस का प्रयोग। देखिए ग्रीस का प्रयोग, ये वाला पॉइंट है आपका, ग्रीस का प्रयोग देख लीजिए। इसमें क्या है, विशेष प्रकार एल्युमिनियम केबल के टर्मिनल को वातावरण के प्रभाव से ऑक्सीकृत करने से रोकने के लिए टर्मिनल पर केरेलाइट ग्रीस का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि वातावरण का जो इस पर प्रभाव ना पड़े, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है आपका, दो प्रकार के केबल का जोड़, ठीक है। दो प्रकार के केबल का जोड़, अलग अलग टाइप का जो केबल होता है उसको जोड़ने के लिए यहाँ पे देख लीजिए क्या है, जहाँ तक संभव हो तांबे तथा एल्युमिनियम के केबल का जोड़ न बनाए, ठीक है। तांबा और एल्युमिनियम का केबल जहाँ हो रहा है वहाँ पे जो दोनों का जोड़ नहीं बनाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि ना बने, ठीक है। आपूर्ति इसके लिए कुछ छिद्र वाले कनेक्टर प्रयोग करें, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए छिद्र वाले कनेक्टर प्रयोग करें, क्योंकि भिन्न धातुओं में नमी की उपस्थिति में रासायनिक क्रिया जो है प्रारंभ हो सकती है, ठीक है, उत्पन्न हो सकती है रासायनिक क्रिया, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए। अगला पॉइंट क्या है आपका, उच्च तापमान से बचाव, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, उच्च तापमान से बचाव। चलिए इसको देख लेते हैं क्या है, उद्योग आदि में जहाँ तापमान उच्च हो जाने की संभावना हो वहाँ VIR CTS तथा PVC केबल प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। इन तीनों टाइप के VIR CTS और PVC केबल का जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे स्थानों पर भूमिगत वायरिंग करने और आर्मरिंग प्रकार के जो है सिंगल कोर केबल का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या है, इस सुविधा और सब कुछ सेफ रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हम लोगों का, सोल्डरिंग, ठीक है। हम लोग अब 6.1 जो है यहाँ से सोल्डरिंग के बारे में देखें। तो देखिए पॉइंट है सोल्डरिंग, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं सोल्डरिंग के बारे में। तो देखिए दो समान या भिन्न धातुओं के तारों टुकड़े आदि को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा किसी तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की प्रक्रिया सोल्डरिंग कहलाती है, ठीक है। यह तीसरी धातु फिलर धातु या सोल्डर कहलाती है, ठीक है। यह प्रायः सीसा तथा टीन से बनी मिश्र धातु होती है, ठीक है। फिलर धातु का गलनांक सदैव जोड़ी जाने वाली धातुओं के गलनांक से कम होती है, ठीक है। जो फिलर धातु होती है उसका जो है जोड़ा जाने वाला धातुओं के गलनांक से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। देखिए सोल्डरिंग प्रक्रम में प्रयुक्त होने वाले उपकरण व अवयव निम्न प्रकार हैं, ठीक है। पहला देखिए क्या है, सोल्डर है, दूसरा फ्लक्स है, तीसरा सोल्डरिंग आयरन है। अब इस चीज़ को थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। इस चीज़ को देखिए यहाँ से दिया भी गया है, तो देख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है आपका सोल्डर। देखिए सोल्डर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। यह एक मिश्र धातु होती है
यह एक मिश्र धातु होती है और इसका गलनांक उन धातुओं के गलनांक से कम होना आवश्यक है जिन्हें सोल्डरिंग द्वारा जो है जोड़ा जाना है। ठीक है, यह मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये जो सोल्डर होते हैं, जो सोल्डर जिसको हम लोग अपने भाषा में रंगा रंगा कहते हैं, इसे ही हम लोग सोल्डर कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि सोल्डरिंग हम लोग कहाँ करेंगे, सोल्डर का उपयोग कहाँ करेंगे। सिंपल है, सोल्डर जहाँ उपयोग करेंगे, जिस धातु पर इसका उपयोग करेंगे उसका गलनांक इससे उच्च होना चाहिए। ठीक है, देखिए सोल्डर जो है, कठोर सोल्डर कैसा होता है उसके बारे में देखिए। इस सोल्डर का गलनांक अन्य सोल्डर के गलनांकों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका उपयोग तांबा, पीतल, लोहा आदि धातुओं के बड़े आकार के टुकड़ों या मोटे तारों व केबल्स के जोड़ों पर जो है टाँका लगाने के लिए किया जाता है। निम्न प्रकार का होता है। ठीक है, निम्न प्रकार का होता है, यहाँ पर दिखाया गया अलग अलग टाइप में। तो देखिए क्या है, सबसे पहले दिया हुआ है स्पेल्डर सोल्डर। ठीक है, उसके बारे में देख रहे हैं। यह निम्न तीन अनुपातों में बनाया जाता है और जॉब की आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए पहला क्या है आपका, तांबा भी 50% और जस्ता भी 50% होता है। दूसरा में आपका तांबा जो होता है वो होता है 67% और जस्टा आपका 33% यानी कि 33% होता है। और तीसरे पॉइंट में जो है आपका तांबा होता है 50%, जस्ता होता है 37% और टीन होता है 13%। ठीक है, इस तरीके से मिला करके हम लोग सोल्डर तैयार करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, इनका उपयोग प्लम्बर एवं सीट मेटल व्यवसायों में जो है ब्रिजिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है, सिल्वर सोल्डर। ठीक है, देखिए यहाँ पे पॉइंट आपका सिल्वर सोल्डर क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। ये वाला लाइन सबसे फर्स्ट वाला देखिएगा, सिल्वर सोल्डर का गलनांक जो है स्पेल्डर के गलनांक से कम होता है। ठीक है, इसका उपयोग सोना, चांदी, जर्मन सिल्वर आदि धातुओं की जो है वस्तुओं में जो है टाँका लगाने के लिए जो हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो है किस तरीके का बना होता है। ये जो है आपका देखिए, एक नंबर में तांबा होता है 33%, चांदी 67%। चांदी की वस्तुओं में टाँका लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चांदी के जो वस्तुओं को जो टाँका लगाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट में देखिए क्या है, तांबा होता है 20%, चांदी 10% एंड सोना जो होता है 70%। इसका उपयोग सौर आभूषणों में टाँका लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट में देखिए, तांबा इसमें होता है 20%, चांदी 70% एंड जस्ता जो होता है 10% होता है। इसका उपयोग रजत आभूषणों में टाँका लगाने के लिए किया जाता है। और 4 नंबर पॉइंट में देखिएगा, तांबा होता है 35%, जस्ता 55%, निकल 10%। इसका उपयोग जो है जर्मन सिल्वर में जो है टाँका लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। तो देखिए यहाँ है नरम सोल्डर, तो हार्ड सोल्डर के बारे में देख रहे थे। नरम सोल्डर क्या होता है, सॉफ्ट सोल्डर के बारे में देखिए। इसका गलनांक सिल्वर सोल्डर के गलनांक से भी कम होता है। इसके निर्माण में टीन और सीसा मिश्रित धातुओं प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, धातु जो है इसमें टीन और सीसा प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, सोल्डर में टीन की मात्रा जितनी अधिक होती है उतना ही उसका गलनांक कम होता है। ठीक है, टीन की मात्रा जितने बढ़ा देंगे आप उतना ही इसका जो है गलनांक कम होता चला जाएगा। नीचे जो तालिका में इसका मात्रा दिखाया गया है, देखिए इस तरीके से यहाँ पे दिया भी गया है। देखिए क्या है तालिका में, नरम सोल्डर का गलनांक। ठीक है, देखिए आपका पहला इधर क्रम संख्या, इधर टीन की मात्रा, इधर सीसा की मात्रा, इधर गलनांक इसका दिया गया है। देखिए अगर टीन की मात्रा 10%, सीसा 90% रहेगा तो उसका गलनांक हाई हो जाएगा, 300% हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से देखिए 90% अगर हम लोग टीन कर दें और 10% सीसा कर दें तो उसका जो गलनांक देखिए कितना घट गया, 300 से जो है सीधा 145 डिग्री पे आ गया। समझ में आ रहा। तो ये जो डिपेंड करता है आपका टीन पे। ठीक है, टीन जितना बढ़ेगा उतना इसका गलनांक जो है घटेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। और अगर सीसा की बात करें तो सीसा जो है जितना बढ़ेगा उतना इसका गलनांक जो है हाई होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ से क्या है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। देखिए उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सूक्ष्म आकार वाले
विद्युत उपकरणों के लिए 50% अनुपात 50% 3 अनुपात लेड वाला सोल्डर उपयुक्त होता है। रेडियो टीवी कार्य के लिए 80% टू 20% टीन एंड लेड वाला सोल्डर उपयुक्त होता है। ठीक है, टिप्पणी में देखिए एक पॉइंट छोटा सा दिया गया, एल्युमिनियम की वस्तुओं को जोड़ने के लिए उपयुक्त कोई भी सोल्डर उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए जो है ACL/ALCA/ALCA.P अथवा निम्न मिश्रण वाला सोल्डर जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टीन 70% होता है उसमें, और जस्ता जो होता है 25%, एल्युमिनियम 3% और फास्फोरस और फास्फर फॉस्फर जो है फॉस्फोर टीन जो है 22% होता है, सॉरी 2% होता है। ठीक है, इनसे मिल करके बना होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे उसका तालिका दिया गया, क्या है तालिका में देखिए नरम सोल्डर तथा कठोर सोल्डर में अंतर। ठीक है, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस दिया गया, नरम सोल्डर और कठोर सोल्डर में अंतर। इधर आपका नरम सोल्डर और दूसरा इधर कठोर सोल्डर। देख लीजिए अंतर क्या है। यह कच्चा टाका होता है। ठीक है, इससे जब लोग कच्चा टाका करते हैं, और ये जो है पक्का टाका होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में देखिए, यह सोल्डरिंग आयरन द्वारा लगाया जाता है, और ये जो है ये जो है वेल्डिंग या भट्टी में गर्म करके लगाया जाता है। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट में है, इसका सोल्डर का जोड़ बहुत कम तापमान पर पिघला कर लगाया जाता है, और इसका जो है सोल्डर जो है बहुत ज़्यादा तापमान पर पिघला करके लगाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका देखिए, नर्म सोल्डर मुख्यतः सीसा तथा टीन के मिश्र धातु होती है, और यहाँ पे देखिए क्या, कठोर सोल्डर मुख्यतः पीतल, तांबा, जस्ता, जिंक आदि की मिश्र धातु होती है। ठीक है, इसी तरीके से 5 नंबर पॉइंट में देखिएगा तो क्या है, गर्म होने का इसका गर्म होने पर जोड़ जो है खुल जाता है, और यह जो है सॉरी नरम होने पर जो इसका जोड़ खुल जाता है, ये जो है नरम होने पर इसका जोड़ नहीं खुलता है। ठीक है, ये दोनों जो है मजबूत, गर्म होने पर जो है दोनों, ये जो है नरम है इसलिए गर्म होने पर खुल जाता है, और इधर वाला जो है बहुत मजबूत होता है, जो हार्ड सोल्डर होता है, ये जो गर्म होने पर आसानी से नहीं खुलता। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट आप देखिएगा क्या है, इसका इस टाँके हेतु जो है नौसाधर यानी कि अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl फ्लक्स के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है हार्ड वाले में जो है इस टाँके हेतु सहागा यानी कि बोरेक्स Na2B4O7.10H2O फ्लक्स के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, ये इसका केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक सूत्र इसको हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट में तो क्या है देख लीजिए, यह टाँका हल्की वस्तुएं के लिए जैसे बिजली के तार आदि जोड़ने के काम आते हैं। जहाँ पे हार्ड टाँका जो है, यह टाँका भारी वस्तुएं जैसे धातु की भारी चादरें, पट्टी, पार्ट आदि जोड़ने के काम आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला जो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है आपका फ्लक्स है। ऊपर जो हम लोग देख रहे थे क्या था, वो सब सोल्डर था, ये जो है आपका फ्लक्स है। फ्लक्स के बारे में देखिए, सोल्डरिंग क्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए फ्लक्स नामक जो है आघातविक मिश्रण प्रयोग किया जाता है। यह चूर्ण अथवा लेई के रूप में उपलब्ध होता है। फ्लक्स का चयन प्रायः सोल्डरिंग की विधि, तापमान एवं जोड़े जाने वाली धातु के आधार पर किया जाता है। ठीक है, ये जो फ्लक्स है इसका जो है हम लोग उपयोग जोड़े जाने वाले धातु के आधार पर उसी के अनुसार हम लोग करते हैं। ठीक है, फ्लक्स के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, देखिए क्या है फ्लक्स के कार्य, फ्लक्स का कार्य के बारे में यहाँ पर दिया गया, उसके कार्य के देख लीजिए। सोल्डरिंग क्रिया में फ्लक्स निम्न प्रकार से कार्य में सहायक होता है। ठीक है, जो है निम्न किस तरीके से सहायक होता है देख लीजिए। पहला पॉइंट क्या है आपका, यह जोड़ी जाने वाली धातुओं की सतह के ऑक्सीकरण को रोकता है। दूसरा आपका, यह जोड़ पर पिघलाए गए सोल्डर के बहाव से जो है सुगमता प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट में यह जोड़ को साफ करता है, और चौथा पॉइंट में यह सोल्डर को शीघ्र पिघलने से सहायता प्रदान करता है। ठीक है, और लास्ट पाँचवा नंबर पॉइंट है, यह ऊष्मा को जॉब तक शीघ्रता से पहुंचाने में सहायता करता है। ठीक है, और छठा नंबर पॉइंट है आपका, यह सतह पर जंग लगने से बचाता है, और लास्ट पॉइंट है आपका, यह जोड़ को मजबूती प्रदान करने में भी आपका हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, फ्लक्स के प्रकार, आपका यहाँ पे अगला पॉइंट है फ्लक्स के प्रकार। तो फ्लक्स के प्रकार के बारे में देख लीजिए। देखिए अगला पॉइंट है
फ्लक्स का प्रकार, फ्लक्स के प्रकार के बारे में देखिए। फ्लक्स जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट में देख लीजिए क्या है, कोरोसिव फ्लक्स। कोरोसिव फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, जिन फ्लक्स में क्षार तथा अम्ल की मात्रा होती है कोरोसिव फ्लक्स कहलाते हैं, ठीक है। इसमें जो है क्षार तथा अम्ल की मात्रा होती है उसे हम लोग कोरोसिव फ्लक्स कहते हैं। जैसे जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड आदि, ठीक है। यदि ऐसे फ्लक्स धातु पर लगे रह जाते हैं तो धातु को काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे धातु पर जंग लग जाना आदि, ठीक है। दूसरा पॉइंट में देख लीजिए, दूसरा आपका यहाँ पे है नॉन कोरोसिव फ्लक्स। नॉन कोरोसिव फ्लक्स क्या होता है, देखिए सिंपल है। जिन फ्लक्स में क्षार तथा अम्ल की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है, उसे ही नॉन कोरोसिव जो है फ्लक्स कहते हैं, कोरोसिव फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे जैतून का तेल, तारपीन का तेल, रेजिन, बोरेक्स आदि, ठीक है। ये सब जो है नॉन कोरोसिव फ्लक्स होता है, ठीक है। यदि ऐसे फ्लक्स धातु पर लगे रह जाते हैं तो धातु को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाती है, ठीक है। विभिन्न धातुओं की सोल्डरिंग में भिन्न भिन्न प्रकार के फ्लक्स प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जो निम्न तालिका में दर्शाया गया है, देखिए नीचे इसमें दर्शाया गया है अलग अलग टाइप के फ्लक्स। देखिए क्या है, धातु एवं उसके लिए प्रयोग किए जाने वाला फ्लक्स। अलग अलग धातु में हम लोग अलग अलग फ्लक्स का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे धातु का दिया गया और यहाँ फ्लक्स दिया गया टोटली, ठीक है। तो देखिए तांबा में हम लोग जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एवं रेजिन या फ्लक्स साइड जो हम लोग इसके तांबा के सोल्डिंग करने के लिए हम लोग फ्लक्स के रूप में ये सब उपयोग करते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम के लिए हम लोग करते हैं एस्टीयरिन या रेजिन करते हैं, ठीक है। जस्ता के लिए हम लोग जिंक क्लोराइड करते हैं और गन मेटल के लिए हम लोग करते हैं रेजिन जिंक क्लोराइड, ठीक है। रेजिन करते हैं या जिंक क्लोराइड करते हैं, ठीक है। पीतल के लिए क्या करते हैं, जिंक क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड एवं रेजिन, ठीक है। ये तीनों में से किसी चीज़ का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है, किसी एक का, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, सोना चांदी और सुहागा के लिए जो हम लोग किसका प्रयोग, सोना चांदी के लिए हम लोग किस फ्लक्स का उपयोग करते हैं, सुहागा का। क्लियर है यहाँ तक आप लोग? चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का सोल्डरिंग आयरन, ठीक है। सोल्डरिंग आयरन क्या होता है, तो गाई हम लोग फ्लक्स और सोल्डर देख लीजिए, उसको जो है हीट जो दिया जाता है उसे ही सोल्डर कहते हैं, सोल्डरिंग आयरन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बार डिफिनेशन देखते हैं। देखिए सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग किसी अवयवों घटक की सोल्डरिंग करने में किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन का जो ऊपरी भाग सोल्डरिंग करने में मुख्य रूप से प्रयोग होता है उसे बीट या टिप कहते हैं, ठीक है। सोल्डरिंग आयरन के मुख्य भाग हत्था, शंक, बीट, टिप एवं गेज होते हैं, ठीक है। सोल्डरिंग आयरन के एज का आकार कई प्रकार का होता है जिनका प्रयोग विविध अवयवों घटकों की सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। देखिए इस तरीके से आपको ये दिखाई देता है, इसे हम लोग हैंडल बोलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, लकड़ी का निर्मित हत्था, ठीक है, इसे हैंडल कहते हैं। ये जो होता है लंबाई, इसको हम लोग बोलते हैं शंक, ठीक है। और जो इसका ऊपरी पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग हेड कॉपर बीट, ठीक है। और इसका जो नीचे होता है पॉइंट होता है जिससे हम लोग सोल्डर करते हैं उसे हम लोग एज बोलते हैं, ठीक है। और सबसे नीचे जो आपको दिख रहा है जो चित्र में यहाँ पे, ये जो है क्या है, सोल्डरिंग आयरन है। ये टोटली जो आपका दिख रहा है ये सोल्डरिंग आयरन है, ठीक है। देखिए वैद्युतिक एवं इलेक्ट्रॉनिकी कार्यों में विविध प्रकार के सोल्डरिंग आयरन प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के सोल्डरिंग आयरन प्रयोग किए जाते हैं। चलिए अलग अलग टाइप के किए जाते हैं तो उसके बारे में एक बार देख ही लेते हैं। चलिए देखिए पहला पॉइंट क्या है हम लोगों का यहाँ पे, सोल्डरिंग आयरन के प्रकार, ठीक है। सोल्डरिंग आयरन के टाइप के देख लीजिए क्या है। सोल्डरिंग आयरन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट देखिए हैचेट सोल्डरिंग आयरन। हैचेट सोल्डरिंग आयरन क्या होता है इसके बारे में देखिए। इस प्रकार के सोल्डरिंग आयरन का आकार कुल्हाड़ी की भांति होती है, ठीक है। हैचेट सोल्डरिंग आयरन के जो प्रकार होती है, इस प्रकार के सोल्डरिंग आयरन कुल्हाड़ी की भांति दिखाई देती है, ठीक है, कुल्हाड़ी की जैसे दिखती है। यह वजन में भारी तथा इसकी बीट बड़ी होती है, ठीक है। हैचेट सोल्डरिंग आयरन का उपयोग साधारण व भारी दोनों कार्यों के लिए किया जाता है। देखिए इस टाइप का आपका यह सोल्डरिंग आयरन दिखाई देता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हैचेट सोल्डरिंग आयरन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है आपका कार्टेज सोल्डरिंग आयरन, ठीक है। देखिए दूसरा पॉइंट है आपका कार्टेज सोल्डरिंग आयरन। इस प्रकार के सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग कठिन सोल्डरिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार के सोल्डरिंग आयरन का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, कठिन सोल्डरिंग करने के लिए करते हैं। देखिए इसका आकार चित्र में दर्शाया गया है। देखिए इस टाइप का आपका सोल्डरिंग आयरन दिखता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे चित्र में दिखाया गया, कौन सा सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं इसे, कार्टेज सोल्डरिंग आयरन, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट आपका तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन, ठीक है। इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए।
इस सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग आधुनिक सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। आजकल के समय पे, आजकल के टाइम पे जो है हम लोग इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन का ही अधिकतर उपयोग करते हैं। यह सोल्डरिंग आयरन विद्युत द्वारा परिचालित किया जाता है। इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, इसे हम लोग इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं। और ये जो है इस टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे एक लीड होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर पॉइंट में यहाँ पे देखिएगा आपका 4 नंबर पॉइंट में क्या है, यहाँ पे है आपका गैस सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, गैस सोल्डरिंग आयरन के बारे में देख लीजिए। यह सोल्डरिंग आयरन खोखले कॉपर टिप तथा एक खोखले हत्थे को एक साथ चित्र अनुसार फिट करके बनाया जाता है, जिसे गैस द्वारा प्रचलित किया जाता है। इस सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग उस जगह किया जाता है जहां लगातार सोल्डरिंग की जाती है। ठीक है, करनी पड़ती है। ठीक है, इसका हम लोग उपयोग वहाँ करते हैं, गैस सोल्डरिंग, इसे ही हम लोग कहते हैं गैस सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आप लोग। देखिए अब अगला पॉइंट है आपका सोल्डरिंग की तकनीक। सोल्डरिंग के बारे में तो जान गए, सोल्डर क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, सोल्डरिंग क्या होती है, इस सब के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, कहाँ पे किस चीज़, कौन सी सोल्डरिंग करनी चाहिए, कौन सा फ्लक्स यूज करना चाहिए। ठीक है, कौन सी सोल्डरिंग उपयोग करनी चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में तो हम लोग जान गए। अब हम लोगों को जानना है सोल्डरिंग करने की जो तकनीक होती है, उसकी विधि क्या है, उसके बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है, और किस तरीके से सोल्डरिंग करनी चाहिए, कौन सी सोल्डरिंग अच्छी होती है। ठीक है, कहाँ पे कौन सी सोल्डरिंग होगा, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो गाइस हम लोग जो है कल अगला टॉपिक कवर करेंगे। यहाँ से जो है हम लोग सोल्डरिंग आयरन की तकनीक के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा लगा। आप वीडियो बनाने में गाइस बहुत मेहनत लगती है, सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, एक लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, और आप लोग वीडियो देखते हो तो पूरा वीडियो देखो। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। ठीक है, और आप लोग नोट्स बनाते चलो। अगर आप लोग डिमांड करोगे तो मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा नोट्स भी तैयार करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो है चैनल ग्रो करेगा, 100+ सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आप लोगों के लिए मैं नोट्स बना करके टेलीग्राम पर नोट्स प्रोवाइड करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि और आपके फ्रेंड जो है और सभी लोग जो भी हमारे भाई हैं सभी लोग जो है वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।